तो अपने पिछले वीडियोस में हमने 2024 के फर्स्ट चैप्टर से आए हुए सवालों को किया था, जो चैप्टर 1 से आए थे 2024 के फर्स्ट और सेकंड सिटिंग में। तो आज हम लोग अपने इस वीडियो में करने जा रहे हैं 2023 के फर्स्ट सिटिंग एवं सेकंड सिटिंग में चैप्टर 1 से आए हुए सवालों को, है ना। तो 2023 के फर्स्ट सिटिंग में सबसे पहला सवाल जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न में था, अति लघु उत्तरीय प्रश्न यानी कि 4 ऑप्शन वाले जिसमें आपको एक सही ऑप्शन रखना हो, तो उस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बहुवैकल्पिक प्रश्न में आया था। पहला प्रश्न √81/2 है 1, यह क्या है? 2 के ऊपर नहीं है, रूट केवल 81 के ऊपर रूट है और नीचे वाले 2 के पास रूट नहीं है। यहाँ पर √81/2 है 1। ऑप्शन ए है हमारा परिमेय संख्या, ऑप्शन बी है अपरिमेय संख्या, ऑप्शन सी पूर्णांक और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो बात करते हैं √81 यानी कि 81 का वर्गमूल कितना सर? तो 9। 1 मिनट लिख देते हैं इसको, √81/2 तो 81 का वर्गमूल 9 और ये 2 परिमेय संख्या आ गया ना p/q के रूप में। तो p/q के रूप में है यानी कि यह कैसी संख्या है? एक परिमेय संख्या, यानी हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आते हैं अपने दूसरे सवाल में। दूसरा सवाल था 192 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या है? हमसे पूछा गया कि ये जो 192 इसके अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या होगा। ऑप्शन ए है हमारा 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 6 और ऑप्शन डी है 5। तो चलिए आगे इधर इस साइड में हम रफ कर लेते हैं, जरा देख लेते हैं कितना है 192। इसमें हमको बताना है 2 का घातांक। तो चलिए 192 का गुणनखंड कराते हैं। 2 से लगाया 96 बार में, 2 से लगाया 48 बार में, 2 से लगाया 24 बार में, 2 से लगाया 12 बार में, 2 से लगाया 6 और 2 से लगाया 3 और 3 से 1। हमको बताना है 2 का घातांक क्या है। तो जरा गिन लेते हैं 2 कितनी बार आया। 1 2 3 4 5 6, यानी हम 192 को क्या लिख सकते हैं? 2 का पावर 6 गुना 3 का पावर 1। हमसे पूछा केवल 2 का घातांक क्या है, तो 2 का घातांक कितना आ गया हमारे पास? 6 आ गया, यानी कि हमारा ऑप्शन सी सही है। इसके बाद आते हैं हम अपने सवाल तीसरे सवाल में। हमारा तीसरा सवाल कह रहा है यदि भाग एल्गोरिथ्म a बराबर BQ प्लस R में a बराबर 72, Q बराबर 8 तथा R बराबर 0 हो, तो B का मान क्या होगा? चलिए इसे भी सॉल्व करते हैं। पहले ऑप्शन लिख लेते हैं। ऑप्शन ए है हमारा 9, ऑप्शन बी है 8, ऑप्शन सी है 7 और ऑप्शन डी है 4। तो चलिए सॉल्व करते हैं। चलिए तो सबसे पहले हल में आ जाते हैं। यहाँ हम लोग पढ़े थे चैप्टर 1.1 में a बराबर BQ प्लस R यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म, है ना। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से हम लोग पढ़े थे a बराबर BQ प्लस R। तो a की जगह पर हमें कितना मिला है? a की जगह पर मिला है 72। b का हमें मान निकालना है ना, b का मान क्या होगा? तो b को b ही रहने दिए। q के जगह पर हमारा q का मान दिया गया है 8 प्लस r के जगह पर 0। तो चलिए देखते हैं इसको क्या हो जाएगा। ये
तो 72, 8 में b से गुना किया 8b, और 8b में 0 को जोड़ा तो 8b ही रह गया, है ना। अब इस 8 से इस 72 को काट लिया 9 बार में, तो हमारे पास आ गया 9 बराबर b। अब 9 बराबर b कहें या b बराबर 9 कहें, बात तो सेम, यानी b का मान हमारे पास कितना आ गया है, b का मान आ गया है 9, यानी कि हमारा ऑप्शन ए सही है। 10 बार में 2 से लगाया, 20 बार में 2 से लगाया, 10 बार में, और 2 से लगाया 5 बार में, और 5 से लगाया 1 बार में, यानी कि 160 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5, 2 का पावर 5 गुने 5 का पावर 1, यानी यह 2 और 5 के पावर के रूप में आ रहा है इसका हर, यानी कि इसका दशमलव प्रसार तो शांत होगा। चलिए बाकी बचे 2 उनका भी चेक कर लेते हैं। तीसरे वाले में हमें 17/60 दिया गया, तो 60 को चेक करते हैं जरा। तो 2 से लगाया 30 बार में, 2 से लगाया 15 बार में, 3 से लगाया 5 बार में, और 5 से लगाया 1 बार में, यानी कि 60 बराबर हमारा आ रहा है 2 का स्क्वायर गुने 3 गुने 5, 3 का पावर 1 और 5 का पावर भी 1, तो 2 और 5 के अलावा 3 आ गया, यानी इसका भी दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। अब 6/35 की बात कर लेते हैं। तो 35 को जब गुणनखंड करेंगे तो 5 से 7 बार में और 7 से 1 बार में, यानी हमारे पास 35 बराबर 5 गुने 7 आ रहा है। 2 और 5 के अलावा यहाँ पर 7 भी आ गया, इसलिए इसका दशमलव प्रसार भी अशांत आवर्ती होगा। तो यहाँ पर हमारा दशमलव प्रसार शांत केवल किसका हुआ, 11/160 का, यानी कि हमारा ऑप्शन बी सही है। आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कह रहा है कि यदि Q एक धनात्मक पूर्णांक है, यदि Q एक धनात्मक पूर्णांक है तो निम्नलिखित में से कौन, तो निम्नलिखित में से कौन धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं है। हमसे कहा गया कि यदि Q एक धनात्मक पूर्णांक है तो निम्नलिखित में से कौन धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं है। हमें विषम को विषम नहीं है उसको चुनना है, यानी विषम नहीं है तो सम है, सम वाले को चुनना है। पहला ऑप्शन है 8Q + 1, दूसरा ऑप्शन है 8Q + 4, तीसरा ऑप्शन है हमारा 8Q + 3, और चौथा ऑप्शन है 8Q + 7। तो देखते हैं हम लोग सम और विषम की पहचान कैसे करते हैं। तो जहाँ से 2 कॉमन निकल जाए, 2 कॉमन निकल गया यानी वह 2 से विभाजित हो रहा है, तो यदि 2 से विभाजित हो रहा है तो वह पूर्णांक सम होगा, यदि 2 से विभाजित नहीं हो रहा है तो वह पूर्णांक विषम होगा। अब जरा इसको चेक कर लेते हैं। यहाँ से हम 2 कॉमन नहीं निकाल सकते हैं, तो 2 कॉमन नहीं निकाल सकते, इसलिए यह एक विषम पूर्णांक है। अब चूंकि हम यहाँ इन दोनों में से 2 को कॉमन निकाल सकते हैं, तो 2 कॉमन निकाल सकते हैं, यानी कि यह एक सम पूर्णांक है, यानी यह तो विषम नहीं है, यह तो सम हो गया। तीसरे वाले को देखते हैं। तीसरे वाले में हमारा 8Q + 3, इन दोनों में से भी हम 2 को कॉमन नहीं निकाल सकते, यानी 2 से विभाजित नहीं है, यह भी विषम है। इन दोनों को चेक कर लेते हैं। यहाँ से भी हम 2 को कॉमन नहीं निकाल सकते, तो जहाँ से 2 कॉमन नहीं निकाल सकते वह विषम पूर्णांक, यानी यह भी विषम हो गया। तो केवल सब हमारा कौन मिला, 8Q + 4। तो 5 के बाद आते क्वेश्चन नंबर 6 में, कह रहा है 2 लगातार सम संख्याओं का, 2 लगातार सम संख्याओं का मौस यानी महत्तम समापवर्तक यानी कि HCF होता है। 2 लगातार सम संख्याओं का हमें मौसा बताना है, यानी HCF बताना है। ऑप्शन ए है 0, ऑप्शन बी है 1, ऑप्शन सी है 2 और ऑप्शन डी है 4। तो याद रखेंगे 2 लगातार सम संख्याओं का मौसा यानी HCF हमेशा 2 होगा। अगर 2 लगातार संख्या है तब HCF 1, यदि 2 लगातार अभाज्य संख्या है तब HCF 1, यदि 2 लगातार विषम संख्या है तब भी HCF 1, है ना। केवल 2 लगातार सम संख्याओं में HCF कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा हमारा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। तो हमारा 7वां प्रश्न है, एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग
कैसी संख्या होती है? हमें बताना है कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग कैसी संख्या होती है। ऑप्शन ए है हमारा पूर्णांक, ऑप्शन बी अपरिमेय संख्या, ऑप्शन सी प्राकृत संख्या और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो याद रखेंगे एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग हमेशा अपरिमेय संख्या ही होता है ना। एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का योग यानी कि जोड़, अंतर यानी कि घटाव, गुणनफल यानी कि गुना और भागफल यानी कि भाग हमेशा अपरिमेय होता है ना। तो एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग कैसी संख्या होगी? परिमेय संख्या होगी। तो 7वें प्रश्न के बाद आते हैं हम अपने 8वें प्रश्न में। अति लघु तरीके का 8वां प्रश्न। 8वें सवाल में हमसे पूछा गया, लिखा है दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल 8670 है, 8670। उनका HCF 17 है, उनका HCF यानी महत्तम समापवर्तक बराबर 17 है। तो उनका LCM क्या होगा? तो उनका LCM क्या होगा ये पूछा है हमें 8वें ऑब्जेक्टिव में यानी कि बहुवैकल्पिक प्रश्न में। ऑप्शन दिए गए हैं हमें। ऑप्शन ए है 102, ऑप्शन बी है 85, ऑप्शन सी है 107 और ऑप्शन डी है 510। चलिए तो हम लोग एक्सरसाइज 1.2 में पढ़े थे कि दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है, दो संख्याओं का गुणनफल यानी अगर कोई दो संख्या दिया गया है तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, उन दोनों संख्याओं का गुणनफल जो है वो बराबर होता है उन्हीं के LCM गुना HCF के, यानी कि दो संख्याओं का गुणनफल उन्हीं दोनों के LCM और HCF के गुणनफल के बराबर होता है। तो देखते हैं दो संख्याओं का गुणनफल हमें कितना दिया गया है। दो संख्याओं का गुणनफल हमें दिया गया 8670। LCM हमें कहा गया है निकालने के लिए, तो LCM को छोड़ दिए LCM की जगह, और HCF का मान हमें दिया गया है 17, तो HCF के जगह लिख दिए 17। अब जरा काटते हैं तो 17 से अगर इसको काटा तो 5 बार में 85 बच गया, 1 और 7, 1 बार में 17 और 0, यानी कि LCM बराबर हमारा आ गया 510, यानी कि ऑप्शन डी सही है हमारा। 8 के बाद 9 नंबर सवाल। 9वें नंबर सवाल में है कि निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। हमें चुनना है जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से कौन जो है वो परिमेय संख्या, हमें परिमेय संख्या को चुनना है। ऑप्शन ए है हमारा √64 + 36 64 + 36। दूसरे में है √25 + 25, तीसरा हमारा √49 + 49 और डी नंबर √36 + 36। तो चलिए जरा देखते हैं। तो जब हम रूट के अंदर 64 और 36 को जोड़ते हैं तो रूट के अंदर हम 100 पाते हैं और 100 का वर्गमूल होता है 10, और 10 तो परिमेय संख्या यानी यह हमारा परिमेय मिल गया। अब जरा देखिए 25 और 25 को जोड़ेंगे। अगर आप 25 और 25 को जोड़ते हैं तो ये आ जाता है √50, और जब आप √50 को तोड़िएगा तो ये आ जाएगा 5√2। इसी प्रकार अगर हम बात करें 49 + 49 की तो जोड़ करके ये बनता है 98, और जब आप 98 को तोड़िएगा तो ये बनेगा 7√2। इसी प्रकार अगर बात करें हम
36 प्लस 36 की तो ये बनता है √72, और जब आप इसको तोड़िएगा तो 6√2। यहाँ देखते हैं हम लोग यह तीनों परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणनफल, यानी यह तीनों तो अपरिमेय हो गया, यानी केवल परिमेय हमारा कौन है, ए वाला ऑप्शन 64 प्लस 36। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 9। अब बात करते हैं आखिरी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की, जो 2023 के फर्स्ट सीटिंग में आया था चैप्टर 1 से। यदि 130 बराबर 15 गुने 8 प्लस 10 और लिखा है 15 बराबर 5 गुने 3 प्लस 0 में मौसा यानी कि HCF 130 और 15 का होगा। ऑप्शन दिए गए हमें, ऑप्शन ए है 8, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 130 और ऑप्शन डी 15। तो देखिए हम लोग अपने एक्सरसाइज 1.1 में सीखा था कि जिस चरण में शेषफल का मान r का मान 0 आ जाए उस चरण का भाजक यानी b जो होता है वो हमारा HCF होता है। तो यहाँ हम देख रहे हैं 130 बराबर a बराबर b गुना q प्लस r, यहाँ r की जगह 10 आ गया, यानी यहाँ तो पॉसिबल नहीं। फिर यहाँ देख रहे हैं a बराबर b गुना q प्लस r, इस वाले चरण में 0 आ गया है हमारा शेषफल का मान, यानी इसका भाजक यानी b का मान जो है वही हमारा HCF होगा, यानी कि हमारा ऑप्शन बी सही है। तो फर्स्ट सिटिंग के अति लघुतरीय प्रश्न को करने के बाद फर्स्ट सिटिंग के लघुतरीय प्रश्नों को करेंगे जो चैप्टर 1 से 2023 के एग्जाम में आया था फर्स्ट सिटिंग में लघुतरीय प्रश्न। तो 2023 के फर्स्ट सिटिंग में लघुतरीय प्रश्न में चैप्टर 1 से पहला प्रश्न आया था कि यूक्लिड के विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर, यूक्लिड के विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर $365 एवं 12,450 का मौसा ज्ञात करें। मौसा यानी कि महत्तम समापवर्तक हमें निकालना है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर 365 एवं 12,450 का मौसा। चलिए हल करते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो चरणबद्ध प्रक्रिया से हमें दो संख्याओं या उससे अधिक संख्याओं के बीच का HCF देती है, तो इस प्रक्रिया का यूज करके हमें 365 एवं 12,450 का निकालना है महत्तम समापवर्तक। चलिए यहाँ विभाजन का काम करते हैं। तो सबसे पहले 365 में भाग दे दिया 12,450 बार में, तो 3 बार में लगाते हैं। 5 से 3 बार में किया 15 का 5 कैरी 1, 6 को 3 से किया 18 और 1 19 का 9 कैरी 1, और 3 को 3 से किया 9 और 1 10। 5 से 5 गया लड्डू, 14 में से 9 को घटाया 5, अब ये 2 नहीं 1 बच गया, 1 में से लड्डू गया 1, ऊपर से उतारा 0, 4 बार में लगाया। 5 गुने 4 20 का 0 कैरी 2, 6 गुने 4 24 और 2 26 का 6 कैरी 2, 4 गुना 3 12 और 2 14। तो यहाँ से बच गया 0 और 4 यानी 40 बच गए। ये हमारा पहला चरण। पहले चरण में A का मान, यह बना B का मान, यह बना Q का मान और यह बना R का मान। तो इन सभी को लिख लेंगे अपने प्रथम चरण में। तो हमारा प्रथम चरण A बराबर BQ प्लस R पढ़ा है हमने, यानी कि A के जगह पर 12,450 बराबर B के जगह पर 365, Q के जगह पर 34 और प्लस R के जगह पर 40। अब हम लोग क्या करते हैं, हमारा दूसरा चरण में ये 365 आ जाएगा हमारे भाजक के जगह पर। चलिए जरा इसको चेंज करते हैं सभी को। तो 365 बन गया हमारा नया भाजक। 40 से 9 बार में लगा दिया 360, बच गए 5। ये हमारा बना दूसरा चरण। दूसरे चरण में A का मान, B का मान, यह Q और यह R का मान। तो दूसरे चरण को हम लोग लिख लेंगे। हमारा दूसरा चरण 365 बराबर 40 गुने 9 प्लस 5। अब हमारा तीसरा चरण आएगा, जहाँ तीसरे चरण में ये 40 जो है
यह बन जाएगा हमारा नया भाजक। तो 5 से 40 को लगा लिया 8 बार में, कहानी खत्म, शेषफल आ गया 0। तो ये बना हमारा तृतीय चरण। प्रथम चरण इसको द्वितीय लिखेंगे, दूसरा भी लिख सकते हैं, लेकिन ज़्यादा अच्छा लगता है द्वितीय चरण लिखा हो। अब लिखेंगे तृतीय चरण। तो तृतीय चरण में हमारा 40 बराबर 5 गुने 8 और प्लस 0। तो इस वाले चरण में हमारा भाजक r का मान 0 आ गया, यानी यह 5 जो है हमारा भाजक, यह बन गया हमारा HCF, यानी HCF बराबर आ गया 5, और ये हो गया हमारा आंसर। तो इसी साल हमारा एक और प्रश्न आया था लघुत्तरीय प्रश्न में, दूसरा, कि सिद्ध करें कि फाइव माइनस 2√3 एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या, सॉरी माफ कीजिएगा, एक परिमेय संख्या नहीं है साबित करना है हमें, है ना। एक परिमेय संख्या नहीं है ना, परिमेय नहीं है तो क्या होगा, सिंपल सी बात है, परिमेय नहीं है तो अपरिमेय होगा। अब इस बात को हमें साबित करना है कि यह परिमेय नहीं है। तो हम लोग ऐसे क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.3 में बनाए थे। बनाने का तरीका था, पहले गलती करते हैं, तो गलती करते हम साबित करना है कि हमें यह परिमेय नहीं है, लेकिन फिर भी हम जिद्दी बन के इसको परिमेय मान लेते हैं। तो माना कि 5 माइनस 2√3 एक परिमेय संख्या है। अब जब हमने इसे परिमेय माना है तो परिमेय संख्या तो p/q के रूप की होती है, यानी ये 5 माइनस 2√3 जो है यह p/q के रूप की होगी, जहां ये q का मान 0 के बराबर नहीं हो तथा p तथा q सह अभाज्य पूर्णांक हो। कैसे होंगे, सह अभाज्य पूर्णांक। सह अभाज्य पूर्णांक कहने का मतलब इन दोनों के बीच कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है एवं इनका HCF 1 है, तो इसको हम लोग सह अभाज्य पूर्णांक कहते हैं। बनाने का तरीका है, इसमें हम लोग करते क्या है, परिमेय को एक साइड कर देते हैं, अपरिमेय को एक साइड कर देते हैं। तो ये 5 और ये p/q परिमेय है, इन दोनों को एक साइड ले आते हैं। तो ये 5 को हमने लिखा 5/1 और ये प्लस p/q इधर आया, बन गया हमारा माइनस p/q, और इस माइनस 2√3 को इधर भेज दिया हमने, तो ये बन गया प्लस 2√3। ध्यान देंगे यहाँ q और 1 का LCM हो जाएगा q, 1 से q बार में, q को 5 से गुना किया 5q और माइनस q से q, ये एक बार में 1 को p से गुना किया तो ये बना p बराबर 2√3। अब इस 2 को भी नीचे ले आएंगे, ये हमारा बना 5q माइनस p/2q बराबर √3। अब हम देख रहे हैं ये अभी भी हमें p/q के रूप में मिल रहा है, यानी यह तो परिमेय संख्या है, लेकिन हमने पहले साबित किया है कि यह √3 एक अपरिमेय संख्या है, यानी हम यहाँ पर ला रहे हैं परिमेय बराबर अपरिमेय, है ना। हम यहाँ क्या ला रहे हैं, परिमेय बराबर अपरिमेय, लेकिन ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है ना, क्योंकि दो प्रकार की संख्या बांटी गई, एक परिमेय एक अपरिमेय। हम कह रहे हैं कि यही दोनों बराबर, जब बराबर होता तो बांटना काहे पड़ता, है ना। यानी परिमेय बराबर अपरिमेय यह संभव नहीं है, ऐसा कभी नहीं हो सकता, इसलिए लिख देंगे यह संभव नहीं है। जब यह संभव नहीं है यानी हम जो माने वो गलत मान लिए, अतः हमारी मान्यता गलत है। हमने जो माना वह गलत मान लिया, हमारी मान्यता गलत है। अब हम यह बात मान लिए कि हमने जो माना वह गलत माना है, इसलिए हमने क्या गलत माना था, हमने परिमेय संख्या माना था। अतः जब यहाँ यह बात साबित हो गया कि हम जो माने वो गलत माने, यानी परिमेय माने थे, गलती हो गया, तो अब यह परिमेय नहीं है। लिख देंगे इसलिए 5 माइनस 2√3 एक परिमेय संख्या नहीं है। अब यह परिमेय नहीं है तो क्या है, बल्कि यह एक अपरिमेय संख्या है ना। यह परिमेय नहीं है तो कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है, और इस बात को हमने कर दिया है प्रूव। तो ये थे 2023 के सवाल। अभी हम लोग तुरंत करेंगे सेकंड सिटिंग में भी आए हुए सवालों को। तो अब हम लोग करेंगे 2023 के ही सेकंड सिटिंग के सवालों को। तो 2023 के सेकंड सिटिंग में चैप्टर 1 से अति लघुत्तरीय प्रश्न जो आए थे पहले उन्हें कर रहे हैं हम लोग। अति लघु उत्तरीय प्रश्न, तो अति लघुत्तरीय प्रश्न में हमारा सबसे पहला प्रश्न आया था कि p/2 का पावर m, 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 p/2 का पावर m
गुना 5 का पावर n के रूप में 0.67 को लिखा जा सकता है। ऑप्शन दिए गए हैं 4, जिसमें हमारा ऑप्शन ए है 67 बटे 2 का पावर 0 गुना 5। ऑप्शन बी है 67 बटे 2 का स्क्वायर गुने 5 का स्क्वायर। और सी है 67 बटे 2 गुने 5। और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। चलिए जरा देखते हैं इसको, है ना, किसे बदलना हमें 0.67 को। तो 0.67 पॉइंट हटाया, पॉइंट के बदले में 1, पॉइंट के बाद 2 अंक यानी कि 2 लड्डू। चलिए भाई नीचे 100 आ गया तो 100 का जरा गुणनखंड करते हैं। तो अगर 100 का गुणनखंड किया जाए तो 2 से 50 बार में, 2 से 25 बार में, 5 से 5 बार में और 5 से लगाइए 1 बार में, यानी 100 को हम क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर गुने 5 का स्क्वायर। ऊपर में 67 और नीचे में आ गया 2 का स्क्वायर गुने 5 का स्क्वायर, यानी ये हमारा मिल रहा ऑप्शन बी से, यानी हमारा ऑप्शन बी जो है यह सही है। आते हैं अपने दूसरे सवाल में। दूसरा सवाल हमारा पूछा कि 234 के अभाज्य गुणनखंड में 234 के अभाज्य गुणनखंड में 3 का घात क्या है। 3 का घात पूछा गया हमें। ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 2 और ऑप्शन डी 1। चलिए देखते हैं 234 का गुणनखंड कराना, इधर हम अपने रफ साइड में करवा लेते हैं इसको। 234 को 2 से लगाया 117 बार में, फिर इसे 3 से लगाएंगे तब लगेगा 39 बार में, फिर 3 से लगाया 13 बार में और 13 से लगाया 1 बार में, यानी हम 234 को लिख सकते हैं 2 गुना 3 का स्क्वायर गुना 13। हमसे यहाँ 3 का घात पूछा तो 3 का घात कितना आया है 2, यानी ऑप्शन सी हमारा सही है। चलिए तीसरे सवाल में आते हैं। तीसरा सवाल हमारा 0.49 और इसके ऊपर रेकर्डिंग है को पी बाई क्यू रूप में। तो हमारा अपने तीसरे सवाल में आ जाते हैं। तीसरा सवाल हमारा 0.49 के ऊपर रेकर्डिंग दिया गया है को पी बाई क्यू रूप में लिखा जा सकता है जहां P और Q पूर्णांक हैं और Q नॉट इक्वल टू 0 है। ऑप्शन दिए गए हमें। ऑप्शन ए है 49/100, ऑप्शन बी है हमारा 49/99, ऑप्शन सी है 49/90 और ऑप्शन डी है 49/9। चलिए जरा देखते हैं, इसे सॉल्व करते हैं। तो ऐसे प्रश्न को हम लोग क्लास 9 में बना चुके हैं। क्या करते हैं, जिसके ऊपर रेकरिंग है उसे x के बराबर मान लेते हैं। तो x बराबर 0.49 के ऊपर रेकरिंग, इसे हमने क्या किया है, माना है भाई। चलिए आगे। तो x बराबर, ये रेकरिंग का मतलब क्या होता है, रेकरिंग का मतलब होता है कि ये नंबर जो है ये बार बार रिपीट करते जा रहे हैं, खत्म नहीं हो रहा है। इसको हमने बना लिया समीकरण 1। अब हम लोग सीखे थे कि जितने अंक रिपीट कर रहे होते हैं उतने लड्डू से हम गुना करवाते थे, यानी 100 से गुना करवा देंगे। ऐसा इसलिए हम करते हैं ताकि पॉइंट के बाद वाले सभी जो अंक है वो खत्म हो जाए, है ना। तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर दोनों ओर 100 से गुना करते। अगर एक अंक यहाँ रिपीट कर रहा होता तो 10 से करते, 3 अंक रिपीट कर रहा होता 1000 से करते। चूंकि यहाँ 2 अंक रिपीट किया है तो दोनों ओर 100 से गुना करेंगे।
तो दोनों ओर 100 से गुना करने पर क्या हो जाएगा बाबू, अगर हम 100 में x से गुना करें तो 100x, और यहाँ 100 से गुना करेंगे तो 2 अंक इधर शिफ्ट हो जाएंगे, यानी ये बन गया हमारा 49.494949, और ये 49 खत्म ही नहीं हो रहा है ना। ये हमारा बना समीकरण 2। इसके बाद देखिए क्या हुआ कि पॉइंट के बाद वाले सारे मिल गए, तो इसको हम आराम से हटा सकते हैं। कैसे, तो समीकरण 2 में से घटा देंगे समीकरण 1 को। चलिए घटाते हैं, 100x में से एगो x गया तो 99x, और इधर पॉइंट के बाद वाले सारे 49, पॉइंट के बाद वाले सारे 49 को ख़त्म कर दिए, तो यहाँ बचा 49 केवल 49 में से 0 गया, तो यानी यहाँ से हमारा x बराबर आ गया 49/99, यानी कि हमारा ऑप्शन बी सही है। तो तीसरे के बाद आते हैं हम अपने चौथे सवाल में। चौथा सवाल, निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है। ऑप्शन दिए गए हैं हमें। ऑप्शन ए है √49, ऑप्शन बी है √36, ऑप्शन सी है √27, और ऑप्शन डी है √16। यहाँ तो क्लियर हो गया। 49 का वर्गमूल निकलता है 7 सर, 36 का वर्गमूल 6 निकलता है सर, 27 तो क्यूब होता है ना, 3 का 3 गुना 3 गुने 3, तो 27 का क्या निकल जाएगा, 3√3 निकल जाएगा। यानी यह परिमेय और अपरिमेय का गुणनफल, यानी यह परिमेय नहीं है, यह तो अपरिमेय है। फिर अगर 16 को देखते तो 16 का वर्गमूल भी 4, यानी यह भी परिमेय, यह भी परिमेय, यह भी परिमेय, तो केवल अपरिमेय हमारा हुआ ऑप्शन सी, यानी ऑप्शन सी हमारा √27 सही है। आते हैं अपने पांचवें सवाल में। कह रहा है यदि p तथा q अभाज्य संख्याएं हैं तो p3 q और p² q का मस यानी कि HCF होगा। ऑप्शन दिए गए हैं हमें। ऑप्शन ए p3 q का स्क्वायर, ऑप्शन बी p² q, ऑप्शन सी p3 q का क्यूब, और ऑप्शन डी pq। तो चलिए देखते हैं जरा, हम लोग एक्सरसाइज 1.2 में सीखे थे। सबसे पहले देख लेते हैं p³ और q को और p² q। तो हम लोग वहाँ सीखे थे जो कॉमन हो उसका मिनिमम पावर लेते, तो यहाँ p का क्यूब यानी p 3 बारी आया है और यहाँ p 2 बारी आया है, यानी जब हम इनका HCF निकालेंगे तो 2 बार तो जरूर कॉमन है हर जगह, तो p² और 1 बार q दोनों जगह कॉमन है, यानी कि q, यानी इन दोनों का HCF क्या हो गया बाबू हमारा, p² q हो गया है ना। आते हैं प्रश्न 6 में। 6 नंबर लिखा है कि यदि a बराबर 2 का क्यूब गुने 3, b बराबर 2 गुने 3, c बराबर 3 का पावर n गुने 5 तथा ABC का LCM, ABC का LCM जो है वह दिया हमें 2 का क्यूब गुने 3 का स्क्वायर गुने 5, तो n बराबर क्या होगा, तो n बराबर क्या होगा यही पूछा है हमसे। ऑप्शन दिए गए हमें, ऑप्शन ए में 1, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 2 और ऑप्शन डी 4। तो चलिए जरा देखते हैं हमें क्या क्या दिया गया है। हमें दिया गया सबसे पहले a बराबर 2 का क्यूब और 3 का पावर 1, b बराबर हमें दिया गया है 2 गुना 3 और c बराबर दिया गया है 3 का पावर n गुने 5। हमें LCM भी दिया गया है, LCM बराबर हमारा दिया गया है 2 का क्यूब गुने
3 का स्क्वायर और गुने पावर गुने 5, है ना। अब देखते तो अगर हम एलसीएम इन तीनों का निकालने जाएं तो जो कॉमन होते हैं उनका मैक्सिमम पावर लिया जाता है। तो यहाँ देख लेते 2 का क्यूब है ना, यानी यह मैक्सिमम बार आया है, इनटू कॉमन 3 है, कॉमन 3 है तो सबसे अधिक बार मान लेते 3 का पावर n, अगर एक बार आया तब भी 3 का पावर n नहीं लिखेंगे हम लोग, है ना, क्योंकि सबसे ज़्यादा बार आ रहा है, इनटू 5 बराबर 2 का क्यूब गुने 3 का स्क्वायर गुने 5। कंपैरिजन करते 2 का पावर 3, 2 का पावर 3, ठीक है, 5 और 5 ठीक है, 3 का पावर n और 3 का पावर 2, यानी n बराबर कितना आ गया बाबू हमारा, n का मान आ गया 2 के बराबर, यानी कि हमारा ऑप्शन बी सही है। और यहाँ आ जाएगा 7वां नंबर सवाल बोला है 2 परिमेय संख्या, 2 अपरिमेय संख्या, 2 अपरिमेय संख्याओं थ्री प्लस रूट 5 तथा 3 माइनस रूट 5 का गुणनफल है 1। ऑप्शन दिए गए हैं 4। ऑप्शन ए है हमारा परिमेय संख्या, ऑप्शन बी है अपरिमेय संख्या, ऑप्शन सी दिया गया ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी दिया गया इनमें से कोई नहीं। चलिए तो पहले जरा गुणनफल देख लेते हैं इन दोनों संख्या, यानी 3 प्लस रूट 5 और 3 माइनस रूट 5 का अपने रफ साइड में देखते हैं यहाँ पर, है ना। 3 प्लस रूट 5 इंटू 3 माइनस रूट 5, क्लास 6, 7, 8 में हम लोग फॉर्मूला पढ़े, अगर इसको हम a माने इसको b माने तो ये बना a प्लस बी, फिर से ये a और इसको b माने तो a माइनस बी। हमने फॉर्मूला पढ़ा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी a के जगह हमारा 3 यानी कि 3 का स्क्वायर और माइनस b के जगह पर रूट 5, तो 3 का स्क्वायर हमने लाया 9 और रूट 5 का स्क्वायर, रूट हट जाएगा केवल 5, 9 में से 5 गया 4, और 4 कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है, इसलिए हमारा ऑप्शन ए सही हुआ। 2023 के सेकेंड सिटिंग में लघु उत्तरीय प्रश्न में एक ही प्रश्न आया है केवल चैप्टर 1 से, और प्रश्न था अभाज्य गुणनखंड द्वारा, अभाज्य गुणनखंड द्वारा 24 और 36 का मस यानी कि HCF तथा लस यानी कि LCM ज्ञात करें। अभाज्य गुणनखंड विधि से बनाना है हमें, बहुत अच्छी बात। चलिए सीखे तो है हम लोग एक्सरसाइज 1.2 में, हल करते हैं। सबसे पहले 24 और 36 का अभाज्य गुणनखंड करा लेते हैं। तो 2 से लगाया 24 में 12 बार में, 2 से लगाया 6 बार में, 2 से लगाया 3 बार में, और 3 से लगाया 1 बार में। अब 36 को देख लेते, 2 से लगाया 8 बार में, 2 से लगाया 9 बार में, 3 से लगाया 3 बार में, और 3 से लगा दिया 1 बार में। तो अगर बात हम HCF का करें तो हम लोग सीखे थे 1.2 में, 1 मिनट पहले इनको गुणनखंड के रूप में लिख लेते हैं। तो 24 को हम लोग लिखेंगे 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3, यानी कि 2 का क्यूब और 3 का पावर 1। इसी प्रकार 36 को हम लोग लिखेंगे 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3, यानी कि 2 का स्क्वायर गुने 3 का स्क्वायर। अब बात करते हैं एक्सरसाइज 1.2 में हमने सीखा कि दो संख्याओं के HCF जो उनके अभाज्य गुणनखंड में होते हैं उसका मिनिमम पावर यानी कम से कम घात। तो यहाँ 2 है जो 3 बार आया, यहाँ 2 बार आया, तो कम से कम यहाँ आया यानी 2 का स्क्वायर। अब अगर बात 3 की करें तो 3 का पावर 1, 3 का पावर 2, कम से कम वाला ये है यानी हमारा 3 का पावर 1। अब बात कर लेते हैं 2 का स्क्वायर 4 और 3 का पावर 1 यानी कि 3, यानी इन दोनों का HCF होगा 12।
अगर LCM की बात करें तो LCM में जो कॉमन होता है उसका हम लोग अधिकतम घात लेते हैं। तो 2 कॉमन है, अधिकतम घात 3 बार आया है यानी कि 2 का क्यूब, और गुने जो कॉमन होता है उसका अधिकतम पावर यानी 3 का स्क्वायर। तो 2 का क्यूब यानी कि 8 गुने 3 का स्क्वायर यानी कि 9, और 8 गुने 9 आ गया 72। तो इस तरह हम HCF और LCM में निकाल लिए। तो इस प्रकार हमने 2023 के फर्स्ट सिटिंग और सेकंड सिटिंग के सवाल किए जो चैप्टर 1 से आए थे। अपने अगले वीडियो में हम 2022 के फर्स्ट सिटिंग और सेकंड सिटिंग के सवालों को करेंगे जो चैप्टर 1 से आए हैं।